मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको हुमायूं से जुड़ा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के संदर्भ में जा रहे थे, लेकिन आज जो हमें जानना है वो हुमायूं के बारे में जानना है। लेकिन इससे पहले जो कुछ प्रीवियस टॉपिक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था वो आपको बाबर ने किया था, और बाबर जो किए थे वो आपको 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा किए हुए थे। तो बाबर जब शासक बने थे तो उनके समक्ष बहुत सारी चुनौती थी, और उनका जो प्रारंभिक शासनकाल था वो आपको यानी कि क्या हुआ था कि युद्ध करने में ही चला गया। जैसे जब वो शासक बने तो शासक बनने के दौरान ही उनको क्या हुआ था कि पानीपत का पहला युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके बाद वो खानवा का युद्ध लड़े थे, फिर उसके बाद वो क्या हुए थे कि आपको चंदेरी के युद्ध लड़े थे, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़े थे, और उसके बाद बाबर जो थे मर गए थे। तो बाबर क्या हुआ था कि अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था वो आपको हुमायूं को घोषित किया था। और ये हुमायूं जो है ये क्या है कि बाबर के साथ क्या होते थे कि सभी युद्ध अभियानों में क्या हुआ था भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये हुमायूं जो है बाबर की नजर में क्या था कि आपको एक कुशल प्रशासक लगा। दूसरी बात है कि हुमायूं का व्यक्तित्व जो था अन्य भाइयों की अपेक्षा क्या था, ज्यादा बढ़िया था। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि जो हुमायूं है इनका जो शासनकाल है वो आपको 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 यानी कि हुमायूं के शासनकाल को हम लोग दो टर्मों में बांटकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला शासनकाल 1530 से 1540, फिर उसके बाद क्या है 1555 से 1556 यानी कि इस 40 से लेके 55 के बीच में भारत में क्या था कि आपको अफगान साम्राज्य जो था उसने क्या किया था, शासन को स्थापित किया था। तो आइए यहाँ पर जानेंगे कि जो हुमायूं है इस हुमायूं का पूरा नाम क्या है। तो देखिए हुमायूं का पूरा नाम है आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और जो भी मुगल बादशाह है उसके बारे में क्या होता है कि उसका पूरा नाम पूछा जाता है। जैसे कि बाबर का पूरा नाम, तो बाबर का जो पूरा नाम था वो आपको जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो ठीक इसी प्रकार से हुमायूं का जो पूरा नाम है वो आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। और इस हुमायूं का जन्म जो हुआ था 6 मार्च 1508 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। काबुल यानी कि अफगानिस्तान में। आपको याद रखना है कि ये जो हुमायूं है इनका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को। कहा हुआ था? काबुल में। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इस अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि भारत का हृदय अगर कहा जाता है तो किस देश को कहा जाता है? अफगानिस्तान को। इसके भौगोलिक स्थिति में क्या हुआ होने के कारण, यानी कि अफगानिस्तान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है इस वजह से इसको हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब यहाँ से बात आती है कि ये जो हुमायूं है इनके पिता कौन थे। तो हुमायूं के पिता जो थे वो आपको बाबर थे, जबकि इनकी माता का नाम जो था वो था महाम बेगम। तो याद रखना है कि बाबर के पिता हुमायूं के पिता कौन, तो बाबर, और माता जो थी वो आपको महाम बेगम। फिर है कि हुमायूं जो थे वो आपको क्या थे कि 4 भाई थे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कामरान, ठीक है, अस्करी। तो ये दोनों जो था वो आपको गुलरुख बेगम का क्या था, पुत्र था। यानी कि कामरान, ठीक है, अस्करी, हिंदाल और क्या कहते हैं हुमायूं, इस सबके पिता जो थे बाबर थे, लेकिन इन सबकी माता जो थी अलग थी, ठीक है। तो हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम, कामरान की माता का नाम गुलरुख बेगम, अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम, हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो हुमायूं की माता का नाम क्या है? तो महाम बेगम, कामरान की माता का गुलरुख बेगम, अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम, और हिंदाल की माता का नाम जो था वो आपको दिलदार बेगम था, ठीक है। तो इस प्रकार से हुमायूं 4 भाई थे। फिर हम बात करते हैं इनकी बहन थी। इनकी जो बहन थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। आपको याद रखना है कि हुमायूं की जो बहन थी उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम से एग्जाम में आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हुमायूं नामा की रचना कौन किया था? तो हुमायूं नामा की जो रचना किया था वो आपको गुलबदन बेगम किया था। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर। यानी कि अकबर के कहने पर ही क्या हुआ था कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। और इस हुमायूं नामा से हमें क्या होती है कि बाबर के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है, और आपको क्या होता है कि हुमायूं के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। फिर है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक जो हुआ था वो आपको 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। यानी कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 26 दिसंबर 1530 को हुई थी आगरा में। तो उनके मृत्यु के बाद शासक जो बना था वो आपको हुमायूं बना था। कौन बना था? हुमायूं।
तो बाबर जो था मरने से पूर्व ही क्या था कि आपको हुमायूं को कई सारे संदेश दिए थे, जिसमें सबसे पहला संदेश जो था उनका कि साम्राज्य का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो हुमायूं जो था वो आपको उदार प्रवृत्ति का था, उसने साम्राज्य का विभाजन जो था अपने भाइयों में भी कर दिया। तो छोटे भाई जो था कामरान, उसको उसने क्या किया था कि काबुल और कंधार दिया था। याद रखिएगा कि काबुल और कंधार किसे मिला था, कामरान को। अस्करी को क्या दिया था, तो संभल की जागीर दी थी। वहीं हिंदाल को मेवात और अलवर की जागीर जो थी प्रदान की थी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे भाई कह रहे चचेरे भाई जो था सुलेमान मिर्जा, उसको उसने क्या किया था, बदखसा की जमीन जो थी उसे दे दिया था। यानी कि इसने अपने तीनों भाई को अपने साम्राज्य में से हिस्सा दिया, साथ साथ अपने चचेरे भाई को भी क्या दिया कि अपने साम्राज्य में से हिस्सा दिया। तो इसी से पता चलता है कि हुमायूं जो था वो कितने उदार प्रवृत्ति के थे। क्या दूसरी बात, ये कितने अच्छे व्यक्तित्व के थे। तो इनके व्यक्तित्व और उदार प्रवृत्ति के कारण ही क्या हुआ था कि हुमायूं को आरंभ में कई सारी चुनौतियों का क्या हुआ था, सामना करना पड़ा था। और इसने स्वयं क्या किया था कि आपको आगरा और दिल्ली की जो जागीर है वह अपने पास रखी थी। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। देखिए, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 6 मार्च 1508 को अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। हुमायूं के पिता जो थे बाबर थे। हुमायूं की जो माता थी उसका नाम था महाम बेगम। हुमायूं 4 भाई थे, जिसमें से एक का नाम कमरान, अस्करी और हिंदाल था। तो इस सबके पिता जो थे वो बाबर ही थे, माता अलग अलग थी। ठीक है, तो कामरान और अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम था, हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम था। ठीक है, हुमायूं की जो बहन थी वह थी आपको कौन, तो आपको यानी गुलबदर बेगम, जिसने क्या किया था कि हुमायूं नामा की क्या की थी, रचना की थी अकबर के कहने पर। हुमायूं का राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जब शासक बना तो इसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में भी कर दिया, जिसमें से कामरान को काबुल और कंधार की जागीर दी, अस्करी को संभल की जागीर दी, हिंदाल को मेवात या अलवर की जो जागीर थी वह प्रदान की, और स्वयं उसने क्या किया कि आगरा और दिल्ली को अपने पास रखा। तो आइए अब जानते हैं कि हुमायूं के समक्ष प्रारंभ में कौन कौन सी चुनौती थी। तो देखिए, हुमायूं के समक्ष क्या था कि आपको प्रारंभ में सबसे पहले अपने भाइयों से निपटना, क्योंकि कामरान जो था वो स्वयं को क्या करता था कि हुमायूं के समान समझता था। दूसरी बात थी कि जो अफगान की चुनौती थी उस अफगान की चुनौती से निपटना। इसके अलावा पश्चिम में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उससे निपटना। तो क्या होता था कि कमरान बार बार इसे परेशान भी करता था। इधर आपको शेर खां इसको क्या करता था, परेशान करता था। वहीं दूसरी ओर इसको क्या होता था कि मालवा के जो शासक थे, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, वो भी इसे काफी ज्यादा परेशान किया। तो हुमायूं के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां था इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले था कि कलिंजर। तो कलिंजर का जो शासक था उस समय वह था आपको प्रताप रुद्रदेव। तो क्या हुआ कि हुमायूं ने कलिंजर पर 1531 ईस्वी में क्या किया कि आक्रमण किया, ताकि अपने साम्राज्य को हम क्या कर सके, स्थिर कर सके। क्योंकि बाबर बिना साम्राज्य को स्थिर किए हुए ही क्या हो गया था, मर गया था। तो ऐसे परिस्थिति में साम्राज्य को स्थिर करने की जिम्मेवारी जो थी वह हुमायूं पर थी। तो हुमायूं ने क्या किया कि कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को परास्त करने के लिए क्या हुआ कि कलिंजर पर आक्रमण किया। लेकिन प्रताप रुद्रदेव के साथ उसने क्या किया कि संधि किया। क्या किया, संधि कर लिया, अर्थात उसको इस संधि के बदले में कुछ धन की प्राप्ति हुई, और इसी से वह क्या हुआ, खुश होकर वापस लौट गया। तो यहाँ पर अगर क्या होता कि हुमायूं अगर अपने इस प्रतिद्वंदी को अगर समाप्त कर दिया होता तो शायद आगे उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा नहीं होती। फिर दूसरा जो इसके साथ समस्या था वह था आपको अफगानों से निपटना। किससे निपटना, अफगानों से निपटना। तो उस समय अफगान शासक जो थे महमूद लोदी, कौन थे, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी ने क्या किया था कि आपको हुमायूं के साथ ही इसका क्या हुआ था कि आपको दोहरिया या देवरा का युद्ध हुआ था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है देवरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1532 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। महमूद लोदी जो थे वो आपको अफगान शासक थे। कैसा शासक थे, अफगान शासक थे। और हुमायूं जो थे वो आपको मुगल शासक थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और हुमायूं ने क्या किया कि महमूद लोदी को परास्त कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि बीच का जो एक रास्ता था, यानी कि जो साम्राज्य को अस्थिर करने वाले जो तत्व थे वो थोड़ा सा क्या हुआ, साइड पकड़ा, अर्थात वह थोड़ा अलग हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। फिर है चुनारगढ़ का घेरा, क्योंकि उस समय चुनारगढ़ किला जो था वो आपको शेर खां के अधीन था। शेर खां जो कि अफगानों में क्या थे, प्रमुख सरदार थे। तो चुनारगढ़ में उस समय जो चुनारगढ़ किला था वो किसके अधीन था, तो शेर खां के अधीन था। तो शेर खां ने क्या किया कि
देखा कि चुनारगढ़ हमसे क्या हो जाएगा कि छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में उसने क्या किया कि हुमायूं के साथ एक संधि कर लिया और अपने बेटे कुतुब खां को क्या किया कि हुमायूं के सेवा में भेज दिया। अर्थात एक सैन्य टुकड़ी के साथ क्या हुआ था कि कुतुब खां को किसकी सेवा में भेज दिया, हुमायूं की सेवा में। तो यहाँ से क्या हुआ था कि शेर खान ने क्या किया कि चुनारगढ़ का जो घेरा था, चुनारगढ़ की जो किला थी, उसको वह क्या हुआ हुमायूं के हाथों में जाने से बचा लिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं और शेर खां का जो पहला संघर्ष हुआ था वो आपको चुनारगढ़ किला को लेकर हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। लेकिन आगे चलकर भी क्या हुआ था कि चुनारगढ़ को लेकर क्या हुआ था कि शेर खां के साथ मतलब हुमायूं का क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था 1537 में, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर है बहादुर शाह से संघर्ष। तो हुमायूं का बहादुर शाह से जो संघर्ष हुआ था 1535-36 में, और ये बहादुर शाह जो थे वो आपको गुजरात के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक, ठीक है। तो बहादुर शाह से संघर्ष के बाद क्या हुआ था कि हुमायूं ने क्या किया कि आपको मालवा व गुजरात पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन ज्यादा दिनों तक इस पर अधिकार नहीं कर सका। अर्थात मालवा व गुजरात क्या था कि स्वयं को 1 वर्ष बाद ही क्या कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। तो ऐसे में क्या था कि हुमायूं के साथ भी क्या था कि दिन प्रतिदिन जो मुसीबतें थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर इधर जो था शेर खां जो था वो तैयार बैठा था हुमायूं को परास्त करने के लिए। क्या करने के लिए? परास्त करने के लिए। क्योंकि शेर खां के कारण ही क्या हुआ था कि हुमायूं को 15 वर्ष क्या हुआ था कि निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। तो फिर से क्या हुआ कि चुनारगढ़ को हुमायूं ने क्या किया, जीत लिया। यानी कि 1537 में क्या हुआ था कि चुनारगढ़ को जीत लिया। और चुनारगढ़ को जीतने के बाद हुमायूं को लगा कि हमारा साम्राज्य जो है क्या है, स्थिर है। और इसके बाद वो क्या हुआ कि बंगाल विजय की ओर निकल गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो बंगाल विजय की ओर निकला तो हुमायूं को लगा कि अब हमारा प्रतिद्वंदी जो है शेर खां वो अब क्या है कि समाप्त हो चुका है। अर्थात हमें वो अपने साम्राज्य विस्तार में रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन इधर क्या था कि शेर खां जो था वो हुमायूं को परास्त करने के लिए क्या था कि अपनी सैन्य तैयारी में लग चुका था। इधर बहादुर शाह जो था वो भी क्या था कि आपको अफगानों का मतलब सहयोग ले रहा था। ऐसे में सीधे समझिए कि जो भी हुमायूं के दुश्मन थे वो सभी के सभी क्या हो गए कि आपको एक जगह एकत्र हो गए हुमायूं को परास्त करने के लिए। तो इसी कड़ी में क्या हुआ था कि एक चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। तो ये चौसा का युद्ध आपको शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। तो इस युद्ध में शेर खां ने क्या किया, हुमायूं को परास्त कर दिया। क्या कर दिया? परास्त कर दिया। यानी कि चौसा के युद्ध में हुमायूं की क्या हुई, हार हुई। बड़ी मुश्किल से हुमायूं जो था एक निजाम नामक भिस्ती की मदद से क्या हुआ था कि अपनी जान बचाने में क्या हुआ था, सफल हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब हुमायूं फिर राजा बना अपनी जान बचाने के बाद, तो उसने निजाम नामक भिस्ती को क्या हुआ था कि 1 दिन के लिए राजा बनाया था। और वह 1 दिन के कार्यकाल में निजाम नामक जो भिस्ती था उसने क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 25 जून 1539 को। किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? हुमायूं की जीत हुई थी, शेर खां की जीत हुई थी। और हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान को क्या हुआ था कि बचाया था गंगा नदी को पार कर। और गंगा नदी को पार करने में जो सबसे अहम रोल निभाया था वह आपको निजाम नामक भिस्ती ने निभाया था। इसी की मदद से हुमायूं अपनी जान को बचाया था। और जब हुमायूं राजा बना तो निजाम नामक भिस्ती को 1 दिन के लिए क्या हुआ, शासक बनाया। और 1 दिन के शासन काल में ही क्या हुआ था कि ये जो निजाम नामक भिस्ती थे उसने क्या किया था कि चमड़े का सिक्का को क्या किया था, चलाया हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। फिर इसके 1 वर्ष बाद ही और क्या हुआ था कि बिलग्राम का भी युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि चौसा के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था कि शेर खां जो था वो आपको शाह की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया था? शाह की उपाधि थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि किस युद्ध के बाद शेर खां जो था शाह की उपाधि धारण किया था। तो वो आपको चौसा के युद्ध के बाद, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसमें जीत किसकी हुई थी? शेर खां की। फिर इसके 1 वर्ष बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि हुमायूं अंतिम रूप से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और भारत में एक अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भारत में
अफगान साम्राज्य की स्थापना जो था वो कब हुआ था, तो 1540 में हुमायूं को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद शेरशाह सूरी के द्वारा, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मई 1540 को। इस चीज को आपको याद रखना है। और ये कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रारंभिक संघर्ष तो नहीं पूछे जाते ज्यादातर एग्जाम में, लेकिन यहाँ से जो होते हैं चौसा की युद्ध से, बिलग्राम की युद्ध से, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैसे हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध है वो आपको प्रमुख युद्ध 4 ही है। देव 24, ठीक है। देव 24 मतलब क्या हो गया, देवरा का युद्ध, ठीक है। चस हो गया चौसा का युद्ध, बस हो गया बिलग्राम का युद्ध, और सस हो गया सरहिंद का युद्ध। तो उस चीज को हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हुमायूं जो था वो आपको अंतिम रूप से परास्त हो गया, अर्थात हुमायूं के सामने कोई विकल्प बचा ही नहीं। उसे क्या हुआ कि भारत छोड़कर भागना पड़ा, अर्थात वह भारत से निर्वासित जीवन की ओर क्या हुआ, अग्रसर हुआ। तो आइए इसके निर्वासित जीवन में जानते हैं। तो 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने क्या किया था कि आपको हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और यह हिंदाल के जो गुरु थे, यानी कि हुमायूं के जो भाई थे हिंदाल, तो हिंदाल के गुरु जो थे मीर अली अकबर, उसी के पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया। और ये जो मीर अली अकबर थे वो आपको ईरान के थे। कहाँ के थे, ईरान के थे। तो इन्होंने एक शर्त रखी कि अगर आप हमारी पुत्री से विवाह करते हैं तब हम आपको क्या होंगे कि ईरानी सहायता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, ईरानी सहायता प्रदान करेंगे। तो ऐसे में क्या था कि हुमायूं के लिए यह एक अवसर के समान लगा और उसने क्या कर लिया, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। तो हमीदा बानो बेगम से विवाह करने के बाद उसने क्या हुआ कि सिंध जाते वक्त अपनी पत्नी को क्या किया था कि अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में ही छोड़ दिया था। अर्थात राणा बिरसाल ने ही क्या हुआ था कि सिंध भागते वक्त हुमायूं को क्या हुआ था, शरण दिया था। और उसकी पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम को अपने यहाँ रखा। और इसी राणा बिरसाल के महल में अमरकोट में ही क्या हुआ था कि आपको अकबर का जन्म जो था वो आपको 1542 ईस्वी में हुआ था। तो अकबर के जन्म की जो यह सूचना थी वह तर्तीबेग खान नामक एक व्यक्ति जो था वो हुमायूं को दिया था। और हुमायूं जो था अपने पुत्र के जन्म के खुशी में अपने दोस्तों को क्या हुआ था कि कस्तूरी बांटा था, क्योंकि उसके पास क्या था कि उस समय कस्तूरी के सिवा कुछ था ही नहीं। और कस्तूरी जो होते हैं काफी आपको क्या होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं। तो उसी समय अकबर ये हुमायूं जो था कहा हुआ था अपने दोस्तों की कि जिस प्रकार से यह कस्तूरी की गंध जो है आसपास के वातावरण को सुगंधित कर रही है, देखना कि एक दिन मेरा पुत्र अकबर ठीक इसी प्रकार से पूरे दुनिया में अपने नाम जो होगा उसे क्या करेगा, रोशन करेगा। ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाने कि अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो राणा बिरसाल के महल में हुआ था। किसके महल में हुआ था, राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि राणा बिरसाल के महल में ही अकबर का जन्म जो था 1542 में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। अब आइए, अब इस बीच में क्या हुआ था कि निर्वासित जीवन में इसके पास कई सारी समस्या थी। तो उसने क्या हुआ कि सिंध जाते समय क्या हुआ था कि आपको ईरानियों के सहयोग से उसने क्या किया कि अपने भाई कामरान को दिए गए जो कंधार और काबुल प्रदेश था उसको उसने क्या कर लिया, छीन लिया। क्या कर लिया, छीन लिया। यानी कि कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया, क्योंकि ये कामरान जो था उसी की काफी ज्यादा क्या था, सहयोग के कारण ही इसको निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था, ठीक है। और ये दोनों भाई जो था अस्करी और हिंदाल किसी दूसरे के हाथ कठपुतली बन चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि निर्णायक मोड़ जो आया था वो 1555 में आया था मच्छीवाड़ा के युद्ध में, ठीक है। तो ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था वो आपको सतलुज नदी के किनारे हुआ था, जिसमें हुमायूं जो था वो आपको अफगान सरदार नसीब खां को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 15 मई 1555 को किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। और इसमें क्या हुआ था कि अफगान सरदार नसीब खां को क्या हुआ था, हार हुई थी हुमायूं के हाथ, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1555 में, ठीक है। और किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। और इसमें किसकी हार हुई थी, तो अफगान सरदार नसीब खां की। इसके बाद सबसे निर्णायक युद्ध जो लड़ा गया था 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने क्या किया था कि बैरम खां के नेतृत्व में क्या हुआ था कि अफगान सरदार जो थे सिकंदर सूरी उसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। यानी कि सरहिंद के युद्ध में जो लड़ा गया था बैरम खां के नेतृत्व में। और यह वही बैरम खां है जो अकबर के संरक्षक बन के 1556 से 1560 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो होता है अल्पवयस्क रहता है, तो ऐसे में से शासन की किसी प्रकार की पकड़ नहीं होती है। तो बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक क्या होता है, संरक्षक बनकर अकबर के शासन काल के तहत क्या करता है, शासन करता है।
यानी कि अकबर के जो वजीर होते हैं वो आपको बैरम खां होते हैं, ठीक है। और बैरम खां के बाद ही अकबर जो होते हैं वजीर के पद को समाप्त कर देते हैं। तो सरहिंद के युद्ध बैरम खां के नेतृत्व में जब हुमायूं जीत गया, इसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं फिर से 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी को क्या कर लिया, हथिया लिया। अर्थात फिर से मुगल को क्या हो गया कि दिल्ली प्राप्त हो गई। यानी कि समझे इसका भाग्य ही था हुमायूं का, जो से क्या हुआ, फिर से आपको क्या हुआ था कि दिल्ली की जो गद्दी थी वह प्राप्त हुई। अर्थात फिर से वह मुगल वंश को स्थापित करने में क्या हुआ, अपना अहम भूमिका निभाया। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ था कि मात्र 6 महीना से भी कम समय यह शासन किया था। इसी क्रम में 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु जो है वो आपको दिन पनाह भवन, ठीक है, जिसको पुराना किला भी कहा जाता है, यहीं के पुस्तकालय से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि दिन पनाह भवन में जो पुस्तकालय रहता है उसके सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हुमायूं के संदर्भ में इतिहासकार लेन पुल कहते हैं कि जिस प्रकार हुमायूं गिरते पड़ते अपने जीवन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। यानी कि जिस प्रकार वो तमाम जिंदगी भर क्या रहा, गिरते पड़ते रहा, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी क्या होगी, ऐसे ही हो गई क्या। तो हुमायूं के द्वारा मुख्य रूप से आपको 4 युद्ध लड़ा गया था। उस 4 युद्ध को आपको याद रखना है। उसका ट्रिक जो है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दे 24, क्या याद रख सकते हैं, दे 24, ठीक है। तो दे 24 मतलब दे से क्या हो गया, तो देखिए दे से हो गया देवरा या दोहरिया का युद्ध, ठीक है। चौ से क्या हो गया, तो चौसा का युद्ध, ठीक है। ब से क्या हो गया, बिलग्राम का युद्ध, और स से क्या हो गया, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कितने हैं, 4 हैं। तो 4 युद्ध को कैसे याद रखेंगे, तो दे 24, दे से दोहरिया का युद्ध 1500 कितना में, 32 में। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में। फिर उसके बाद बी बिलग्राम का युद्ध, मतलब कब, 1540 में। सरहिंद का युद्ध कब, तो 1555 में। तो याद रख सकते हैं दे 24 से, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या इस टॉपिक से आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Wow.